औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बेंजाइन मैकेनिज्म फॉर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। लास्ट जो लेक्चर्स में हमने एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के एडिशन एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म और SN1 मैकेनिज्म किया था। आज जो है वो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का हम बेंजाइन मैकेनिज्म जो है वो डिस्कस करेंगे कि बेंजाइन मैकेनिज्म है क्या। बेंजाइन मैकेनिज्म, द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस described under this heading proceed by a mechanism entirely different from the above two mechanisms। जो हमने पहले मैकेनिज्म दो किए हैं, जो भी आपको बताया, एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म और SN1 मैकेनिज्म, उससे ये बेंजाइन मैकेनिज्म जो है वो मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ है। सम एग्जांपल्स ऑफ रिएक्शंस प्रोसीडिंग अंडर द हेडिंग आर, कुछ रिएक्शन जो बेंजाइन मैकेनिज्म के तहत जो है वो चलते हैं या बेंजाइन मैकेनिज्म शो करते हैं, वो ये हैं जी। नंबर 1, व्हेन अराइल हैलाइड्स। अराइल हैलाइड्स का मतलब ये है जी कि ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन के साथ अगर हैलोजन एटम हो तो उसको इन जनरल अराइल हैलाइड्स कह देते हैं। बेंजीन के साथ अगर ब्रोमीन है यानी ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, दीज आर आल्सो कॉल्ड अराइल हैलाइड्स। व्हेन अराइल हैलाइड्स हैविंग नो एक्टिवेटिंग ग्रुप लाइक नाइट्रो और साइनाइड ग्रुप व्हिच एक्टिवेट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नाइट्रो और साइनाइड जो है ये एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, यानी अगर ये बेंजीन के साथ जुड़े हुए हों तो ये रिएक्शन की रफ्तार को इंक्रीज करते हैं, रिएक्शंस को तेज करते हैं। लेकिन वो कह रहा है जी अगर हमारे पास एक अराइल हैलाइड हो जिसके पास कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप ना हो, यानी सिर्फ हेलोबेंजीन हो, आर ट्रीटेड विद मेटालिक अमाइड्स। मेटालिक अमाइड्स कहते हैं जी NH2 ग्रुप को, अमाइड ग्रुप है। मेटल अमाइड यानी थोडामाइड, पोटेशियम अमाइड, NaNH2, KNH2 वगैरह। लाइक NaNH2 इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया की मौजूदगी में एज ए सॉल्वेंट, द रिएक्शन प्रोसीड्स एक्सट्रीमली रैपिडली इवन एट टेम्परेचर्स एज लो एज -33 सेंटीग्रेड। तो वो कहते हैं जी अगर हम अराइल हैलाइड्स को जिसमें कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप ना हो उसको किसी मेटालिक अमाइड के साथ रिएक्ट करवाएं लिक्विड अमोनिया की सॉल्वेंट की मौजूदगी में -33 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, रिएक्शन जो वो तेजी से पजीर होता है। ये रिएक्शन नेक्स्ट स्लाइड में जहाँ पे हम देखते हैं, ये एक अराइल हैलाइड है यानी ब्रोमोबेंजीन है, ये एक सोडामाइड है, सोडामाइड NaNH2 लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट की मौजूदगी में -33 सेंटीग्रेड पर रिएक्शन होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये Br यहाँ पे वो लिविंग ग्रुप कह रहा है और ये अमाइड जो है ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पे Br निकल जाएगा और इसकी जगह NH2 आ जाएगा, यानी अमाइनो बेंजीन एंडीन बन जाएगा और सोडियम ब्रोमाइड ये बाई प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पे वो कहते हैं जी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऑफ द अबव टाइप। डिस्प्लेसमेंट में यानी ब्रोमीन डिस्प्लेस हुआ, उसकी जगह अमाइड आ गया, सब्स्टिट्यूशन टाइप फ्रॉम दोज प्रीवियसली डिस्कस्ड इन द सेंस दैट आर रीअरेंजमेंट्स ऑफन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट जो है ये रोनमा होगी। दैट इज द entering group does not always take the same position as that previously occupied by the halogen atom. This is given in the example B। ये वो बता रहा है जी कि यहाँ पे कुछ न्यूक्लियोफिलिक या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होती है और यहाँ पे भी रीअरेंजमेंट होगी, क्योंकि बेंजाइन मैकेनिज्म में भी रीअरेंजमेंट जो है डेवलप होगी, क्योंकि जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है यानी अमाइड है, ये वही सेम पोजीशन जो है हमेशा नहीं ऑक्यूपाई करता जो ये लिविंग ग्रुप के जो है जो पोजीशन पे ऑक्यूपाई किए वो होता है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल वो पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं करता। जैसे यहाँ से ब्रोमीन निकले, NH2 इसी पोजीशन पे हमेशा नहीं आएगा। ये NH2 जो है ये वाली यहाँ से Br निकल गया, ये अमाइड जो है इसके अलावा किसी और पोजीशन पे भी, साथ वाली पोजीशन पे भी जा सकता है। तो क्यों जा सकते हैं? क्योंकि रीअरेंजमेंट होगी और बेंजाइन मैकेनिज्म, ये नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। दिस इज गिवन इन द एग्जाम्पल बी प्रो, ये नीचे ये एग्जाम्पल में बताया गया, जिसमें यहाँ तो एक ग्रुप है ना, तो पोजीशन का पता ही नहीं चलेगा कि ये वाला NH2 जो है ये साथ वाली पोजीशन पे गया है या उसी पोजीशन पे गया है जहाँ से लीविंग ग्रुप लीव किया है। एक ही ग्रुप का नहीं पता चल रहा। अब यहाँ पे ये क्लियर होगा। द हाइड्रोलिसिस ऑफ
पैराक्लोरोटोलिन, ये पैराक्लोरोटोलिन की हाइड्रोलाइसिस करवाएं अगर इसको एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 340 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ट्रीट करें तो यहाँ से जो है वो लिविंग ग्रुप जो है वो क्लोरीन यहाँ से निकलेगा। ठीक है जी, ये लिविंग ग्रुप लीव करेगा और उसकी जगह OH आ जाएगा। अब वो कहते हैं जी सारे जो प्रोडक्ट जो बनेगा, जो क्रीसोल मेटा एंड पैरा आइसोमर जो डेवलप, यहाँ पे मेटा और पैरा आइसोमर डेवलप होगा, जो लिविंग ग्रुप लीव किया है इसकी पोजीशन जो है ये कुछ मॉलिक्यूल्स जो है इसी पोजीशन पे जा सकते हैं, लेकिन सारे मॉलिक्यूल्स में OH जो है वो इस क्लोरीन वाली पोजीशन को ऑक्यूपाई, लिविंग ग्रुप वाली पोजीशन को ऑक्यूपाई नहीं करेगा। कुछ दूसरी इसके साथ वाले नेबरिंग पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं। यानी जो प्रोडक्ट्स बनेगा वो 50% पैरा प्रोडक्ट बनेगा और 50% जो है ये मेटा प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। यानी जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इस रिएक्शन में, वो जो है वो लिविंग ग्रुप वाली सेम पोजीशन भी ऑक्यूपाई कर सकता है और नहीं भी कर सकता साथ वाली। तो इस तरह जो प्रोडक्ट बनेगा वो 50-50% और ये इस चीज़ को सपोर्ट करता है, ये चीज़ इस बात को सपोर्ट करता है जी कि ये रिएक्शन जो है वो बेंजाइन मैकेनिज्म एडिशन एलिमिनेशन एडिशन या SN1 मैकेनिज्म से ऑपरेट नहीं करेगा। अगर SN1 या एडिशन एलिमिनेशन होता तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल 100% जो है वो यही पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन जब प्रोडक्ट बनता है तो 50-50% जो है वो डिफरेंट पोजीशंस पे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ऑक्यूपाई करता है। The most striking example involving rearrangement is the exclusive 100% formation of meta-aminoanisole from orthochloroanisole by the action of throdamide। वो कहते जी कि ये एक एग्जाम्पल है जिसमें रीअरेंजमेंट जो है 100% फॉर्मेशन ऑफ मेटा अमाइनो एनिसोल जो है एनिजोल, ये एनिजोल है, मेटा अमाइनो एनिजोल है। ठीक है जी, ये क्लोरीन है। अब क्लोरीन की ये वाली साथ वाली पोजीशन जो है ये यहाँ से ये क्लोरीन जो है वो लीव करेगा और 100% प्रोडक्ट जो है वो मेटा अमाइनो एनिजोल जो है वो बनेगा। ये नेक्स्ट देखते हैं। मेटा एनिजोल जो है वो डेवलप होगा क्योंकि यहाँ से क्लोरीन जो है वो निकलेगा और क्लोरीन साथ वाली पोजीशन तो ब्लॉक्ड है और यहाँ पे एक ग्रुप है OCH3, ये साथ वाली पोजीशन जो है ये तो ब्लॉक्ड है। ठीक है, अब यहाँ से तो रिमूवल नहीं होगी। अब क्लोरीन जो है इसके साथ वाला यहाँ से हाइड्रोजन मैकेनिज्म जब हम करेंगे तो क्लियर होगा कि पहले यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा, फिर लिविंग ग्रुप निकलेगा, बेंजाइन बनेगा और इसी वजह से ये वाली पोजीशन जो है वो जो क्लोरीन पोजीशन लीव करता है वो 100% ये प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनेगा, 100% अमाइनो एनिजोल बनेगा। ठीक है जी, और NH2 जो है ये क्लोरीन वाली पोजीशन पे नहीं आएगा। यहाँ से क्लियर होगा। So the noteworthy features of substitution reactions, noteworthy features of substitution reactions are aryl halides have no activating groups। यानी जो substitution reaction बेंजाइन मैकेनिज्म के हवाले से जो ऑपरेट करेगा उसकी कुछ अहम खसूसियात जो ये हैं कि बेंजाइन मैकेनिज्म उस वक्त चलेगा जब अराइल हाइड्स के पास एक्टिवेटिंग ग्रुप्स नहीं होंगे। जनरली वेरी स्ट्रॉन्ग बेसेस आर रिक्वायर्ड सिंस ओनली स्ट्रॉन्ग बेसेस कैन रिमूव प्रोटॉन फ्रॉम बेंजीन। कहते जी कि इन मैकेनिज्म्स के लिए स्ट्रॉन्ग बेसेस जो हैं यानी जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज की या फ्री इलेक्ट्रॉन जो है सफिशिएंट मकदार में हों, जिन बेसेस के ऊपर या जिन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल्स के ऊपर, वही बेंजीन से प्रोटॉन को रिमूव करने की सेहत रखते हैं। द रिएक्शन इज अकोम्पनाइड बाय रीअरेंजमेंट। रिएक्शन जो है उसमें रीअरेंजमेंट होगी, इंटरमीडिएट जो बेंजाइन बनेगा उसमें रीअरेंजमेंट डेवलप होगी। तो इस मैकेनिज्म से ये क्लियर होगा जी। सो दीज रिएक्शंस आर नॉट सिंपल सब्स्टिट्यूशंस एट ऑल। ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है कि लिविंग ग्रुप लीव किया उसकी जगह जो है वो कोई अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आ गया, ये उसी तरह के बिल्कुल ऐसे नहीं है ये रिएक्शन जिनमें बेंजाइन मैकेनिज्म चलता है, बट आर रेदर कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमिनेशन एंड एडिशंस। लेकिन इसमें बेंजाइन एडिशन एलिमिनेशन का कॉम्बिनेशन भी चलता है, साथ में बेंजाइन मैकेनिज्म भी चलता है, तो दोनों चीज़ें मिल के ये मैकेनिज्म जो है वो डेवलप करती हैं। ए मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग बोथ प्रोसेस इज एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। ठीक है जी, ये मैकेनिज्म है, रिएक्शन है, ये ब्रोमोबेंजीन है, अराइल ये हैलाइड है, ये अमाइड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। अब मैं पहले ये होगा देखिए
पहले ये होगा जी कि ये प्रोटॉन, ये स्ट्रॉन्ग बेस है जो इस प्रोटॉन को एलिमिनेट करेगा। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा इलेक्ट्रॉन ब्रोमाइड, यानी ब्रोमाइड और प्रोटॉन, और ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान। ये इन दो कार्बन के दरमियान आके एक और बॉन्ड बनाएगा, और ये इसको कहेंगे बेंजाइन। ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा तो दैट इज कॉल्ड बेंजाइन, यानी इंटरमीडिएट यहाँ पे बेंजाइन बनेगा। और ये प्रोटॉन, ये अटैकिंग फाइल पहले प्रोटॉन को पिक करेगा, अमोनिया बनेगा, और ब्रोमाइड ये लीक कर जाएगा। तो ये बनता है जी इंटरमीडिएट बेंजाइन। और अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि जब बेंजाइन बनता है तो किस तरह 50% पोजीशन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल वही ऑक्यूपाई करता है, और 50% जो है उसके साथ वाली पोजीशन ऑक्यूपाई कैसे करता है। नेक्स्ट में द बेंजाइन मैकेनिज्म इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एविडेंसेस। अब यहाँ पे जो है जब ये बेंजाइन जो है ये बन जाता है, तो फिर इसके बाद अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो है जब अटैक करेगा तो ये ट्रिपल बॉन्ड में से कोई एक बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह भी शेयर हो सकते हैं, यानी नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे फिर पॉजिटिव चार्ज जो है वो डेवलप होगा। और फिर जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ इस पोजीशन पे जा सकता है, ठीक है जी, यहाँ फिर इस पोजीशन पे, क्योंकि ये थर्ड बॉन्ड जो है ये जब ब्रेक करेगा या तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा सकते, इक्वल चांस है, यहाँ बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ सकते हैं। जिधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे उधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और दूसरी पोजीशन पे आ जाएगा जी पॉजिटिव चार्ज। और जो अटैकिंग ग्रुप होगा, ये अमोनिया फर्ज करें, इसके पास नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये लोन पेयर की मदद से अपनी पॉजिटिव कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और NH3 जब नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, NH3 पॉजिटिव इस पॉजिटिव कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये नेगेटिव कार्बन होगा। और फिर ये अमोनिया का जो प्रोटॉन होगा NH3, ये यहाँ से शिफ्ट कर देगा, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन जो है वो डेवलप होगी। इसका एक स्लाइड जो है वो मिस हो गई है, वो मैं आप लोगों को बाद में सेंड कर दूंगा। इससे आगे वो सेकंड स्टेप जो किस तरह अमोनिया इधर अटैक करेगा, और 50-50% जो प्रोडक्ट किस तरह बनेगा वो बाद में सेंड कर देता हूँ। अच्छा जी, द बेंजाइन मैकेनिज्म इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एविडेंसेस। बेंजाइन मैकेनिज्म के हवाले से जो कुछ एविडेंसेस हैं, इफ ऑन आइदर साइड ऑफ द हैलोजन एटम देयर आर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट, दे विल स्टॉप द बेंजाइन फॉर्मेशन एंड द रिएक्शन शुड नॉट टेक प्लेस, एंड दिस हैज बीन फाउंड टू बी केस। वो कहते हैं जी अगर हैलोजन एटम जो कि बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, उसके दोनों तरफ कोई सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद होंगे, तो ये होगा कि वो बेंजाइन फिर नहीं डेवलप होगा, और रिएक्शन जो वो रुक जाएगा। जब बेंजाइन नहीं बनेगा तो फिर वो रिएक्शन, वो चीज़ नहीं होगी अगर बेंजीन में हैलोजन एटम के किसी भी तरफ जो है इधर साइड पे ग्रुप, अगर दोनों तरफ में ग्रुप्स मौजूद हों। Such rearrangements have long been known to occur. ये रीअरेंजमेंट जो है ये रोनमा होती है, ये जाना जा चुका है। It has been very well known that in several nucleophilic substitution reactions, मुख्तलिफ किस्म के substitution reactions में ये रीअरेंजमेंट होती हैं। रीअरेंजमेंट मतलब कि जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो बिल्कुल वही पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं करता 100%, जो लिविंग ग्रुप छोड़ के जाता है। The incoming nucleophile occupied a position different from that occupied by the original nucleophile. तो rearrangement क्या है जी? The incoming nucleophile occupied a position different from the occupied by the original nucleophile. यानी original nucleophile मतलब जो living group लीव किया है। This is called sin substitution. इसको sin substitution जो है वो क्या देते हैं? sin या sin substitution इसको बोल देते हैं। यानी अगर न्यू इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो डिफरेंट पोजीशन को ऑक्यूपाई करे ओरिजिनल न्यूक्लियोफाइल की पोजीशन से, तो इसको क्या कहते हैं? साइन सब्स्टिट्यूशन। अब इसको मज़ीद के बेंजाइन मैकेनिज्म जो है वो होता है। एक ये भी एविडेंस है कि रेडियो एक्टिव स्टडीज़ यूजिंग लेबल्ड एनिलीन्स वर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल एज प्रेडिक्टेड बाय एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म्स। यानी ये जो है राइल हेलोबेंजीन है, जिसमें हेलोजन वाले कार्बन को लेबल्ड किया गया है। यानी यहाँ पे
जो कार्बन है वो आइसोटॉपिक कार्बन है, कार्बन 14, ठीक है जी। ये स्टार वाला जो कार्बन है ये कार्बन 14। अच्छा, अब जब इसका रिएक्शन पोटेशियम अमाइड के साथ -33 सेंटीग्रेड टेम्परेचर अमोनिया के साथ, अमोनिया लिक्विड अमोनिया में रिएक्शन हुआ, तो जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है अमाइड, ये 50% ये देखा गया कि 50% जो प्रोडक्ट है उसने ये पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं की, वो 7 वाली पोजीशन ऑक्यूपाई की है। ये 50% इस लेबल्ड कार्बन के साथ वाली पोजीशन पे ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आया है, और 50% जो वो उसी पे आया, यानी इक्वल चांस होगा कि 50-50% प्रोडक्ट जब बनेगा। तो ये 50-50% प्रोडक्ट का ये बनना, ये इस बात की इंडिकेशन है कि ये वाला रिएक्शन जो है, ये एविडेंस है कि ये वाला रिएक्शन जो वो बेंजाइन इंटरमीडिएट मैकेनिज्म के तहत ये ऑपरेट हुआ है। व्हेन द रिएक्शन इज परफॉर्म्ड विद द सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया, द ऑर्डर ऑफ द हैलाइड रिएक्टिविटी इज BRI क्लोरीन एंड फ्लोरीन। वो कहते हैं जी जब ये रिएक्शन परफॉर्म करवाएं सोडामाइड के साथ लिक्विड अमोनिया में, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यानी ब्रोमीन अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो वो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा रफ्तार, तेज़ रफ्तार से देगा। आयोडीन से आयोडीन वाला सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन से, और क्लोरीन वाला फ्लोरीन से। दिस शोज दैट द ऑर्डिनरी इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज नॉट ऑपरेटिंग देयर। तो ये इस बात की भी इंडिकेशन एविडेंस है कि ये आम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, जो SN1 या SN2 मैकेनिज्म जो है, या एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म यहाँ पे ऑपरेट नहीं हो रहा, क्योंकि उन केसेस में फिर फ्लोरीन की रिएक्टिविटी जो वो सबसे ज़्यादा होती है अगर वो सबस्ट्रेट के साथ फ्लोरीन जुड़ा हो। फॉर रिएक्शंस, सॉरी, आयोडीन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि आयोडीन जो है वो बेटर लीविंग ग्रुप है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन। For reactions where only benzene intermediate is possible, the ratio of the amines obtained in the mixture of the products should be independent of the nature of the halogen atom that departs in elimination, and this has been found to be the case on orthohalotoluenes. For reactions where benzene intermediate is possible, the ratio of the amines, वो कहते हैं जी कि वो reactions जहाँ पे सिर्फ बेंजाइन मैकेनिज्म, देखिए एक रिएक्शन है जो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और वो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ बेंजाइन मैकेनिज्म चले, वहाँ पे एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म भी चल सकता है, वहाँ पे SN1 मैकेनिज्म भी चल सकता है, वहाँ पे बेंजाइन मैकेनिज्म भी चल सकता है। तो फिर वहाँ पे ये तमीज़ करना कि कहाँ कौन सी रिएक्शन ज़्यादा फॉरवर्ड है, रफ्तार तेज़ है, कौन से रिएक्शन जो है वो ज़्यादा फास्ट हैं, कौन से स्लो हैं, कौन सी सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा इफेक्टिव है, कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, और किस प्रोडक्ट की, किस आइसोमर की जो है वो अमाउंट ज़्यादा बनेगी, किस कम, वहाँ पे फिर ये प्रेडिक्ट करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो कहते हैं जी अगर सिर्फ एक रिएक्शन जहाँ पे सिर्फ जो है वो ओनली बेंजाइन मैकेनिज्म जो है या बेंजाइन इंटरमीडिएट ही मुमकिन हो, तो उस केस में द रेशियो ऑफ माइंस obtained इन द मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट्स शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द हैलोजन एटम दैट डिपार्ट्स इन एलिमिनेशन। तो वो कहते हैं जी तो वहाँ पे फिर ये होगा कि जो रिएक्शन है उसकी जो रफ्तार है या प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है, जो मिक्सचर जो है, उसकी रेशियो जो है वो डिपेंड नहीं करेगी हैलोजन एटम की नेचर के ऊपर जो उस अराइल बेंजीन में मौजूद होगा। तो उसकी रेशियो जो है प्रोडक्ट की, मिक्सचर की, ये इंडिपेंडेंट रहेगी नेचर ऑफ द हैलोजन एटम फ्रॉम द डिपार्ट्स इन एलिमिनेशन, एंड दिस हैज़ बीन फाउंड टू बी द केस ऑन ऑर्थोहैलोटोलिन्स। और ये ऑर्थोहैलोटोलिन्स में ये चीज़ जो है वो डिटेक्ट की गई है, स्टडी की गई है। Dear students, that is the end of today's lecture.